औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट पढ़ेंगे आज चैप्टर 10 फ्रॉम स्विस फैमिली रॉबिन्सन। और इससे पहले के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपको हम मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। चैनल पे आप जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जिनमें उन काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। कैप्टन जॉनसन एंड लेफ्टिनेंट बेल स्टेड अप लेट रीडिंग द पास्टर जर्नल। अब मैं आपको दोबारा से आपका कनेक्शन जोड़ने लगी हूँ विद द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है। जब लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन जो है निकला था अपने एडवेंचरर, इनकी तबाह हुई, और जब ये नॉवल शुरू हुआ था, ये अब वापस हम उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जर्नल पढ़ रहे हैं, वो वाली किताब जो कि पास्टर अक्सर अपने पास रखता था, जिसके ऊपर ब्राउन कवर था लेदर का। और इसमें पास्टर जब इस आइलैंड पर अपनी फैमिली के साथ पहुंचा तो उसने जो कुछ यहाँ किया या जो एक्सपीरियंस किए या जो वाक़यात उनके साथ हुए वो सब इसके अंदर है। अब देखिए चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 9 तक हमने जो कुछ पास्टर की फैमिली और उसके बारे में पढ़ा, वो सब कुछ हमें कौन बता रहे थे? वो लेफ्टिनेंट जनरल एंड कैप्टन बता रहे थे। यानी वो ये रीडर जो है ना, या ये जर्नल को रीड कर रहे थे हमारे लिए, और हम उस चीज़ का मज़ा ले रहे थे। और हम भी समझ लें कि उनके साथ उन्हीं की तरह के रीडर्स थे जो कि पास्टर की जो एक्सपीरियंस है साइलेंट के ऊपर उसको स्टडी कर रहे थे। अब वापस हम उसी दिन पर पहुंच गए हैं। यानी ये पूरी एक समझें कि एक मूवी हमने देखी है पास्टर की फैमिली की, जो पिछले 2nd चैप्टर से लेकर 9 तक, और अब हम फिर उसी दिन पर वापस पहुंच गए हैं कि जब पास्टर की फैमिली को पहली दफ़ा लेफ्टिनेंट बेल और कैप्टन जो है ना मिले थे उस आइलैंड के ऊपर। और अब ये उसी दिन की रात थी जिसमें इन्होंने जर्नल ख़त्म कर दिया पास्टर का सारा पढ़ के, ठीक है। और अब ये नेक्स्ट डे अपने साथ उस पास्टर की फैमिली को अपनी शिप को ठीक करने के बाद बिठाकर इंग्लैंड लेकर जाना चाहते हैं। अब क्योंकि रात हो गई है तो पास्टर की फैमिली ने कहा है कि हम ज़रा रेस्ट कर लेते हैं, आखिरी रात गुजारते हैं अपने इसी आइलैंड के क्रिस्टल केव के अंदर, अपने घर के अंदर, ताकि हमारी ये आखिरी रात होगी। अगले दिन तो फिर हमने आप लोगों के साथ चले जाना शिप में बैठ के। तो वो लोग वहाँ आइलैंड पर सो रहे हैं और ये अपनी शिप पर मौजूद हैं, उसके डेक के ऊपर, जो कि तख्ता होता है शिप का सबसे ऊपर वाला, जहाँ सारा क्रू काम कर रहा होता है। ये मेरा इतना सब कुछ बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि मैं इलास्ट्रेट कर रही हूँ इस पूरे सीन को आपकी आंखों के सामने, एक तस्वीरी शक्ल दे रही हूँ, ताकि आप दोबारा से आपका जो है ना रिकॉल करें आप इस चैप्टर को, जब कि ये चीज़ शुरू हुई थी, जब ये पास्टर से मुलाकात हुई थी, ये सेम हम उसी डे में वापस आ गए हैं, ठीक है। और जर्नल अब ख़त्म हो चुका है, यानी 2nd चैप्टर से लेकर 9 तक जो कुछ हमने पढ़ा वो इस किताब के ज़रिए पढ़ा, ठीक है। और अब दोनों जो कैप्टन बेल और जॉनसन लेफ्टिनेंट बेल और कैप्टन जॉनसन है ना, अब वो क्या करने लगे हैं, इसके ऊपर बहस करने लगे हैं उसी डेक पर बैठे। अब रात हो गई है काफ़ी, और ये आपस में अब डिस्कस क्या कर रहे हैं। इट ऑल साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू सेड कैप्टन जॉनसन। अब कैप्टन जॉनसन ने जब जर्नल कंप्लीट कर लिया, वो बुक पढ़ ली उसकी पास्टर की, तो उसको बंद करके उसने लेफ्टिनेंट बेल से कहा कि कितना अच्छा लग रहा है इन सब चीज़ों के बारे में सुन के, कि ये सारी बातें सच हैं जो कुछ पास्टर या उसकी फैमिली ने एक्सपीरियंस किया इस आइलैंड के ऊपर। नहीं तो ज़्यादातर ये ना फेरी टेल्स लगती हैं कि कोई आइलैंड पर फंस गया और वहाँ पर इस तरह किया और यूँ किया, ये सब झूठी बातें लगती है, ख्याली बातें, इमेजिनरी लगती हैं। लेकिन ये तो सब सच है जो पास्टर ने इसमें लिखा हुआ है। दिस आइलैंड सीम लाइक अ पैराडाइज ऑन अर्थ। और हमें तो ये अब पैराडाइज की तरह, हमें जन्नत की तरह लगने लग गया ये आइलैंड, कि ये दुनिया पर एक ज़मीन पर एक जन्नत है। दे ईट लाइक किंग्स, हैव लर्न टू मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लाइक कैंडल्स एंड क्लोथ्स। और उन्होंने यहाँ पर बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी है इस आइलैंड के ऊपर, पास्टर और उसकी फैमिली ने। यानी कि जिस तरह बादशाह को कोई पूछता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और वो पूरी किंगडम जो है ना उसका जो है ना रियासत उसकी अपनी होती है, वो जहाँ मर्जी जाए जो मर्जी करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई उससे पूछने वाला नहीं। इसके अलावा उन्होंने कितने सारे स्किल्स सीखे हैं। वो मोमबत्तियाँ बनाना सीख गए हैं और कपड़े बनाना सीख गए। आपको पता है वो दौर ऐसा था कि अभी बिजली नहीं आई थी लोगों के घरों के अंदर, तो कैंडल्स बनाना एक बहुत बड़ी तिजारत और बहुत बड़ा पेशा समझा जाता था, क्योंकि कैंडल्स लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते थे। और जिस बंदे को कैंडल बनाना आती थी ना, समझ लो कि वो दिनों में जो है ना पैसे कमाने लग जाता था।
और क्लोथ्स भी आपको पता है एक बेसिक नीड में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये कमाई के लिए बहुत अहम थी उनकी, कि उन्होंने ये स्किल सीख लिए थे। द ओनली थिंग दे हैवेंट मेड इज़ चॉकलेट। पर उन्होंने कहा कि बस कभी चॉकलेट भी बनाना सीख लेते तो क्या ही बात थी। यानी साइलेंट पे रहते हुए इतने बड़े बड़े काम उन्होंने कर लिए, तो चॉकलेट भी बना लेते। येस बट दे आर सो आइसोलेटेड एंड अलोन, सेड लेफ्टिनेंट बेल। उसने लेफ्टिनेंट बेल ने कहा, हाँ तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन यार ये करते भी क्या उस चॉकलेट को बना के, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अकेले थे, अकेली ज़िंदगी गुजार रहे थे। और चॉकलेट्स जो होती हैं ना, आपको पता है वो खुशी के मौके पर अंग्रेज़ लोग जो है ना ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हैं ना, वो खुशी के इनके कोई फेस्टिव हो या कोई ओकेजन हो या क्रिसमस वगैरह या ईस्टर वगैरह, तो इसमें ये एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं इस तरह की स्वीट्स ना, चॉकलेट्स होती हैं। और इसको खुशी के मौके पर ज़्यादा रिलेट किया जाता है, खुशी के मौके के साथ। जिस तरह हमारे घर में कोई खुशी हो तो हम कहते हैं जी मिठाई मंगा लो, तो इसी तरह ये चॉकलेट मंगाते हैं और वो खाते हैं या बनाते हैं घर में। तो उसने कहा कि ये तो बेचारे यहाँ अकेले थे, कोई ना फैमिली थी ना इनका कोई और रिश्तेदार था कि ये चॉकलेट्स बनाते और एक्सचेंज करते और खुशियाँ मनाते। तो चॉकलेट तो खुशी के साथ रिलेटेड है ना। द पास्टर वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट वट वॉज गोइंग ऑन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मस्ट बी वेरी हार्ड टू बी अवे फ्रॉम योर कंट्री फॉर सो लॉन्ग। अब जैसे कि पास्टर की आप तबीयत को जानते हैं कि उसको शौक़ था कि शुरू से शौक़ था कि वो लोगों को कोई चीज़ें करता देखता था, जिस दुनिया से वो आया था, जिस मुल्क से वो आया था, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेता होता था कि वो चीज़ कैसे बन रही है, वो क्या हो रहा है। यही वजह है कि उसने कैंडल भी बनाना सीख ली, क्लोथ्स भी खुद से सीख ली, क्योंकि वो यूके में बड़ा इंटरेस्ट लिया करता था इस तरह की चीज़ों के अंदर, स्किलफुल चीज़ों के अंदर। तो अब उसके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो सोशलाइज था, लोगों में उठता बैठता था, मिलता जुलता था। तो अब उसके लिए अपनी कंट्री से दूर रहना बहुत तकलीफ़ दे अमल था, इस आइलैंड पर रहना। यानी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। They have done a good job making this island their new country, said कैप्टन जॉनसन। तो कैप्टन जॉनसन ने बेल की बात सुन के ना कहा कि यार ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपने इसी आइलैंड को अपनी एक नई कंट्री बना दिया, एक नया मुल्क बना दिया, नहीं तो इनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाना था। यानी वो एक्टिविटीज़ जो ये अगर यूके में रहकर कर रहे होते, वो इन्होंने यहीं शुरू कर दी और अपने आप को जो है ना मायूस नहीं होने दिया। आई कैन ओनली इमेजिन वट देयर ब्यूटीफुल केव इज़ लाइक। कहता मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनकी वो जो केव है, जिनके बारे में ये भी मुझे पास्टर ने इस जर्नल के अंदर लिखा हुआ है कि उसमें क्रिस्टल हैं, ठीक है ना, तो वो दिखने में कैसी होगी। यानी ये लोग अभी तक आइलैंड पर पहुँचे हैं, ठीक है, अपनी शिप को ठीक करने में सारा दिन गुजारा है। अब शिप ठीक हो गई है और वो शिप के ऊपर ही डेक के ऊपर बैठकर ये सारी बातें कर रहे हैं। और पास्टर ने इनको अपनी वो बुक दे दी है रात गुजारने के लिए कि आप मेरी बुक के बारे में पढ़ें कि मैंने अपने ये सारे साल अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड पर कैसे गुजारे हैं। अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होगी ना और इन्होंने उस फैमिली को अपने साथ शिप में बिठाना, उससे पहले अगला दिन उन्होंने गुजारना है पूरा आइलैंड को एक्सप्लोर करके। वहाँ पर ये उनकी केव भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। तो आप ये इस चीज़ को जहन में रखें कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए किसी बच्चे को चैप्टर 10 समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं एक एक बात रुक कर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। My travels have taken me to many interesting places, but I have never heard of a crystal cave which is used as a home. I would like to see all the family home as well as their crops. अब जो कैप्टन जॉनसन है उसने और मज़ीद आगे कहा कि यार मेरे सफ़र जो है ना, मुझे क्योंकि कैप्टन है शिप का, आपको पता है बहरी जहाज़ पर उसने बड़ी दुनिया देखी होगी, बड़ी जगह गया होगा, तो उसने कहा मैंने बड़ी जगह देखी हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी क्रिस्टल वाली केव जो कि किसी का घर हो, मैंने ऐसी केव के बारे में नहीं सुना। इतनी कीमती जगह भी कोई रह सकता है। और मेरा दिल चाह रहा है कि जब सुबह हो ना तो मैं इस आइलैंड पर जब जाऊं तो मैं इस फैमिली के तीनों घर देखूं। अब तीनों घरों में कौन कौन सा घर शामिल है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ बोलेंगे कि मैं कौन से 3 घरों की बात कर रही हूँ। सबसे पहले टेंट हाउस, सेकेंड वन इज़ जो इनका फैल्कन नेस्ट है, जो दरख्त वाला इन्होंने ट्री हाउस बनाया था, एंड थर्ड वन इज़, जी बिल्कुल मैं केव की बात कर रही हूँ जो कि क्रिस्टल केव था। तो वो कैप्टन जॉनसन जो है ना अब इस आस में है कि मैं सुबह होते साथ पहले तो इनके ये 3 घर देखूंगा और फिर आइलैंड से थोड़ा सा दूर उसने जहाँ अपनी क्रॉप्स उगाई हुई है ना, फसलें पास्टर ने, वो भी ज़रूर देखने जाऊंगा। यानी आप वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आज सारा दिन तो हमारा शिप ठीक करने में गुजर गया, अब कल हम पहले पास्टर की फैमिली के साथ उनकी ये सारी चीज़ें देखेंगे, उनका पूरा आइलैंड विज़िट करेंगे और फिर देन हम सेट ऑफ करेंगे टूवर्ड्स इंग्लैंड इस सारी फैमिली मेम्बर्स को लेकर, ठीक है।
अब अनफॉर्चुनेटली दिस नेवर हैपन। अब वो जो कुछ चीज़ सोच रहे थे ना, प्लानिंग कर रहे थे अगली सुबह के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बदकिस्मती से। क्यों? क्योंकि द टू सी मैन वेंट टू स्लीप एंड सून आफ्टर अ न्यू स्टॉर्म बिगिन। अब वो सो चुके थे क्योंकि बहुत रात गुजर चुकी थी। वो जर्नल पढ़ने में, आप देखें 2nd चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर का इतनी बड़ी कहानियाँ उन्होंने पढ़ी सारी रात, ठीक है। और अब जब वो सोए तो वो इतनी गहरी नींद सोए कि उनकी आंख उस वक़्त खुली जब शिप जो है ना एक बड़े तूफ़ान की जद में आ चुकी हुई थी, यानी दोबारा से शिप को तूफ़ान ने घेर लिया था। और आपको पता होना चाहिए कि जिस आइलैंड के ऊपर पास्टर की फैमिली रह रही थी, उनकी वजह भी इस आइलैंड पर रहने की यही थी कि उनकी भी शिप रैक हुई थी, क्योंकि इस आइलैंड के आसपास का जितना समंदर है ना, जो कुछ रेडियस में, वो तूफ़ानी इलाका है और वहाँ पर अक्सर तूफ़ान आते रहते हैं और कश्तियाँ टूटती रहती हैं, यानी बहुत बुरी जगह है वो। जैसे हम कोई एक सड़क मशहूर होती है कि यार यहाँ बड़े एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ बड़ी मनहूस सड़क है ये, तो वो भी आइलैंड के आसपास जो कुछ एरिया था ना सी का, वो बड़ा ही मनहूस था कि जब भी कोई शिप वहाँ से गुजरती थी या तो वो स्ट्रॉम में बिल्कुल ही टूट जाती थी और उसके जो सवार हैं मर जाते थे, या फिर बुरे तरीके से टूटती थी कि उसको ठीक करने के लिए ना काफ़ी दिन लगते थे। तो इस तरह का स्टॉर्म फिर से दोबारा उधर आ गया उनके पास। वेव्स बीट द शिप टोजिंग इन हेयर एंड देयर। अब दोबारा से क्योंकि तूफ़ान था और पानी का तूफ़ान था, तो उसकी जो शिप थी ना वो हचकोले खा रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ठीक है ना। आप इमेजिन कर सकते हो कि जब तूफ़ान आता, आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि क्या होता है शिप का हाल। Once again they thought that they would be lost forever as they rushed around trying to save themselves and the ship। अब दोबारा से वो इधर उधर भाग रहे थे ताकि वो अपने आप को और अपनी शिप को बचा लें, और उनके जहनों में क्या ख्याल दौड़ रहा था कि अब तो हम मारे गए, अब तो हम कभी नहीं बचेंगे, अब तो हमारा हिसाब लग गया हुआ है और हम हमेशा हमेशा के लिए इस समंदर के अंदर गुम होने वाले हैं। At one point the anchor was cut and their ship was blown far away। अब क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उनका जो एंकर उन्होंने डाला हुआ था समंदर के अंदर, जो कि समझ लें ब्रेक्स का काम देता है, शिप को रोक के रखता है पानी के अंदर। अगर कहीं आइलैंड के पास उसने रुकना हो, जैसे पोर्ट करना हो या सी पोर्ट्स के ऊपर जहाज़ रुके होते हैं, तो वो क्यों रुके होते हैं पानी के अंदर, वो आगे आगे वापस क्यों नहीं पानी में जाते? क्योंकि उनकी ब्रेक्स जो होती हैं ना वो एंकर की शक्ल में ज़मीन पानी के ना सी बेड के ऊपर समंदर के डाल दी जाती हैं, और वो एंकर इतना भारी होता है कि वो पूरी शिप को रोक के रखता है, ठीक है। तो वो जो है ना उसकी रस्सी जो एंकर की थी वो टूट गई और शिप अलग हो गई एंकर से। अब समझ लो कि उनकी ब्रेक्स फेल हो गई हैं उनकी शिप की, और पानी ने और हवा ने उनकी शिप को उड़ाकर जो है ना दूर समंदर के अंदर फेंका, यानी आइलैंड से खींचकर दूर ले गई हवा जो है और समंदर का जो तूफ़ान था। When the storm was over, the island was now here to be seen, या सॉरी nowhere to be seen। अब जब तूफ़ान थमा ना तो दिन थोड़ा निकल आया हुआ था और उन्होंने देखा कि जनाब यहाँ तो जो है ना कहीं भी हमें आइलैंड का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, जबकि रात को जब उन्होंने शिप खड़ी की थी ना तो वो आइलैंड सामने ही नज़र आ रहा था। आपको ये पता है अच्छे तरीके से। तो जब तूफ़ान उनको इतनी दूर ले आया था सारा दिन लगा कर के, बस अब हम आइलैंड उनको कहीं पता नहीं लग रहा था, ना ही उनको अपनी डायरेक्शन का पता चल रहा था कि तूफ़ान हमें आइलैंड के किस तरफ बहा कर ले गया है। राइट साइड ले गया, लेफ़्ट ले गया, स्ट्रेट अवे ले गया, बैकवर्ड ले गया, कुछ समझ नहीं आ रही थी उनको, क्योंकि उस वक्त वो अपनी शिप और अपनी जानों को बचाने में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्शंस की तरफ गौर ही नहीं किया था। डू यू थिंक वी कैन गेट बैक टू द स्विस फैमिली ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो? लेफ्टिनेंट बेल आस्क्ड कैप्टन जॉनसन वंस दे वर सेफ। जब वो बच गए उन्होंने शुक्र अदा किया कि हमारी बचत होगी। अब लेफ्टिनेंट ने कैप्टन जॉनसन से कहा, क्योंकि शिप तो वही चला रहा था ना, तो उसको कहा क्या हम वापस जा सकते हैं उस आइलैंड के ऊपर पास्टर की फैमिली के पास? वी हैव नो आइडिया वेयर दे आर। उसने कहा हमें कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ पर है आइलैंड, क्योंकि हमारी शिप जो है ना पता नहीं तूफ़ान हमारी शिप को लेकर कहाँ आ गया समंदर में। फ्रॉम वट वी नो द सी अराउंड द आइलैंड आर वेरी डेंजरस। बस हमें ये पता है कि वो आइलैंड एक ऐसे सी से घिरा हुआ है जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है, यानी जो शिप भी वहाँ जाएगी ना, जैसे फ़र्स्ट टाइम इनकी शिप वहाँ गई और फिर उस स्टॉर्म में ये फंसे और फिर इनको वो आइलैंड नज़र आया,
तो वो किस्मत से ही बंदा वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है ना, और बच जाता है या तूफ़ान की जद में आ जाता है। तो उसने कहा हम नहीं जा सकते वहाँ पर ना, हाँ, क्योंकि वहाँ जो भी जाएगा उसको फिर तूफ़ान ने जो है ना वेलकम करना है। इट वुड बी फुलिश टू गो बैक, इवन इफ़ वी डिड वी माइट नॉट बी एबल टू फाइंड देम। कहता अगर हम चले भी जाएँ, चलो एक तो हम जा नहीं सकते, और अगर हम चलो आइलैंड को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच भी जाए ना, तो हम मुश्किल से भी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि एक तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और अगर वहाँ पहुँचे भी तो उस तूफ़ान ने हमें आइलैंड तक नहीं जाने देना, और हर दफ़ा हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं देना। ओह आई वंडर व्हाट डू यू थिंक विल बिकम ऑफ देम, सेड लेफ्टिनेंट बेल। उसने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो कि फैमिली के साथ वो हुआ होगा, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा, वो क्या कर रहे होंगे जब उनको हमारी शिप वहाँ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि रात को तो वो सोए थे ये सोच कर कि हम सुबह शिप में बैठकर इंग्लैंड की तरफ जाएंगे, तो बेचारों का अब क्या हाल होगा। तो कैप्टन जॉनसन स्माइल्ड, कैप्टन जॉनसन मुस्कुराया। डोंट वरी अबाउट देम लेफ्टिनेंट बेल, ही सेड, दे आर जस्ट फाइन इन देयर ब्यूटीफुल केव पैलेस, आई विश आई हैड सच अ होम टू। उसने कहा तुम फिक्र ना करो, वो वहाँ रहने के आदी हो चुके हैं, और फिर अब तो उनके पास एक महल नुमा केव है जिसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, और वो उस अपनी केव के अंदर खुशी खुशी रह रहे होंगे। और अगर मेरे पास भी उस तरह का घर होता ना, तो मैं भी कभी इंग्लैंड ना जाता, मैं भी इसी तरह के घर में रहना पसंद करता। We must find the pastor's brother in Switzerland, said Lieutenant Bell. हमें कम से कम उसके भाई को ज़रूर जाकर स्विट्ज़रलैंड में ढूंढना चाहिए। जब हम यूके पहुँचे ना, तो यूके से आगे फिर हम सफ़र करें स्विट्ज़रलैंड की तरफ, ताकि हम पास्टर के भाई को मिल लें। We must give him the diary so that he know that they are still alive. कम से कम हम इसके भाई को स्विट्ज़रलैंड में इस पास्टर की डायरी तो दे ही सकते हैं। ये आपको याद है ना कि जर्नल इनके पास ही रह गया है पास्टर का, जो कुछ उसने अपनी याददाश्त में लिखा हुआ था कि मेरी आइलैंड पे कैसे वक्त गुजरा है। तो उसने कहा हम ये जब डायरी उसके भाई के हाथ की लिखी हुई उसको देंगे ना स्विट्ज़रलैंड में, तो उसको फिर कम से कम ये तो तसल्ली होगी कि मेरा भाई और उसकी फैमिली खैरियत से हैं, जहाँ कहीं भी जिस भी आइलैंड पर हैं तो वो खैरियत से हैं। अब देखिए ये वो दौर तो था नहीं कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइसेस होती या जीपीआरएस होता या ऐसी डिवाइसेस होती कि आपको सैटेलाइट के थ्रू जो है ना आप सिग्नल्स भेजते और आपको ढूंढ लिया जाता। ये बहुत पुरानी बातें हो रही हैं। आप आज के दौर में रह के इसके बारे में ना सोचें कि लो भी ये क्या बात कर दिया, आइलैंड ढूंढ लेते ना कोई कॉल करे था। भाई ये बहुत पुरानी बात हो रही है, ये उस दौर की बात हो रही है जब अभी बिजली भी दरियाफ्त नहीं हुई है, अभी बिजली भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है। तो आप इस चीज़ को जहन में रख के इस सारी थीम को ना तो इसकी स्टडी किया करें। इट इज़ द लीस्ट वी कैन डू। इफ़ आई वर लॉस्ट ऑन सम आइलैंड आई टू वुड लाइक समवन टू टेल माई डियर वाइफ दैट आई एम अलाइव एंड वेल, सेड द कैप्टन। अब कैप्टन का भी आपको याद है कि उसकी बीवी ने शुरू के चैप्टर में क्या कहा था कि मत जाओ हमें छोड़ के, मुझे ऐसे लगता है कि अब तुम वापस नहीं आओगे, तो मेरा दिल डर रहा है, तुम ये अपना काम ही छोड़ दो, ये कैप्टनशिप जो है ना। तो उसने कैप्टन ने कहा था ना भाई मैं नहीं छोड़ सकता एडवेंचर्स, और मैं पानी में सफ़र करना नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम काम है और मुझे तो इससे लगाव है बहुत। तो अब कैप्टन को भी फील होने लग गया था कि अगर मैं कहीं पास्टर की तरह गुम जाता तो मेरी भी पहली ख्वाहिश यही होती कि मेरी बीवी को कोई बता दे कि तुम ठीक थी, तुम सही कह रही थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, और अब मैं ज़िंदा हूँ, तुम मेरी फ़िक्र ना करना, मैं खैरियत से हूँ। The two seamen started at the calm sea in silence. अब वो दोनों जो हैं उस थमे हुए समंदर को देख रहे थे, क्योंकि तूफ़ान अब रुक चुका था और लहरें जो है नॉर्मल तरीके से चल रही थी। तो ऐसे लगता था जैसे स्टिल हो गया पूरा समंदर ना, तो वो खामोश समुंदर को देख रहे थे दोनों ये बातें करते हुए। दे वर बोथ थिंकिंग अबाउट द सरप्राइजेज एंड एडवेंचर्स दे वुड हैव टू फेस बिफोर फाइनली रिटर्निंग होम टू देयर लव्ड वंस। अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने अपने दिमागों में वो सारे एडवेंचर्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे सरप्राइजेस सोच रहे हैं कि जब वो अपने फाइनली अपने प्यारों में जाएंगे, अपने घर में जाके बैठेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो वो उनके साथ शेयर करेंगे कि हमने क्रिस्टल केव के बारे में सुना और इस तरह हम फैमिली से मिले, हम इस आइलैंड पे गए, हमारा शिप रैक हो गया और हमने इस तरह अपनी जान बचाई और फिर दोबारा तूफान आया, ये सारी बातें। दिस वॉयज इज़ टेकिंग लॉन्गर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब दोबारा से बोलना शुरू किया कैप्टन ने। अभी तक वो क्या दोनों कर रहे हैं, समंदर को देख रहे थे और अपने अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रहे थे। अब फिर दोबारा कैप्टन ने बोलना शुरू किया और उसने कहा कि तुम्हें लगता नहीं कि ये इस दफ़ा का सफ़र बहुत ही लंबा हो गया है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सडनली फीलिंग होम सिक। अब कैप्टन जॉनसन जो कि
अपने घर में रहना पसंद नहीं करता था, उसको अपनी शिप और समंदर में रहना पसंद था। अब उसका दिल ना शिप और समंदर से तंग होना शुरू हो गया। कितना बड़ा चेंज आ गया उसके अंदर, जो अपनी बीवी से लड़कर समंदर के सफ़र पर आया था कि मैं तुम्हारे साथ जो है ना नहीं रह सकता, ये काम नहीं छोड़ सकता। अब उसको अपने घर की याद सताने लग गई, यानी अब वो तब्दील हो गया और अब वो ये तहिया कर चुका है कि आइंदा मैं समंदर में नहीं निकलूँगा। बस अपनी फैमिली जो होती है ना वो सबसे कीमती चीज़ होती है। तो उसको होम सिकनेस का यही मतलब होता है कि आपको कहीं दूर गए हो तो आपका दिल करता है फ़ौरन घर पहुंच जाएं। इवन कि कभी आप स्कूल में भी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना और छुट्टी के बाद थोड़ा सा टाइम आपको स्कूल में रुकना पड़ता है, तो आप कहते हैं या अल्लाह बस जल्दी मैं अपने घर पहुंचूं, ठीक है ना, क्योंकि घर एक कंफर्ट का नाम है, एक सुकून का, एक आराम का नाम है, जहाँ आके आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो है ना वो रिलीज़ हो जाती हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो। Indeed it is, answered Lieutenant Bell as he watched the sun set in the deep waters of the Pacific. और उसके जवाब में लेफ्टिनेंट बेल ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई इस दफ़ा तो बहुत ही लंबा सफ़र हो गया हमें घर से निकले हुए, बस अब घर पहुंच जाना चाहिए, यानी ये उसकी फीलिंग थी। और वो ये सारी बातें कैप्टन की तरफ देख कर नहीं कर रहा, वो अभी भी समंदर की तरफ ही देख रहा है और वो सूरज को ग़रूब होता हुआ देख रहा है अपनी आंखों के सामने पैसिफिक के ओशन के अंदर, ठीक है। ये कौन से ओशन के अंदर सफ़र कर रहे हैं? पैसिफिक के अंदर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक लफ्ज़, एक एक सीन को अच्छे से डिस्क्राइब करूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।